ठीक है, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लेंस कंप्लीट करा था, है ना। और अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं, प्रिज्म कंटिन्यू करते हैं। तो ऑप्टिक्स में मुझे लगता है कि शायद प्रिज्म ही बचा हुआ है ना। बाकी तो सब चीजें देख ही चुके थे अपन, है ना। तो प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा अपना। उसके अलावा फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ कुछ चीजें बचेगी। ठीक है, मेन सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ जेई मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, तो जेई मेंस के हिसाब से अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी फिर कर लेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। वन ऑफ द सिंपल टॉपिक प्रिज्म, पर वो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, इसमें बहुत बेसिक यूज होता है, क्योंकि बस बेसिक से करना रहता है क्वेश्चन। तो बच्चों को जब फॉर्मूले की आदत हो जाती है ना, तो उनको भी ये थोड़ा टफ लगता है। अगर आप बेसिक से करोगे तो प्रिज्म बहुत आसान लगेगा। पहले तो प्रिज्म होता क्या है समझते हैं। अगर मेरे पास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें दो नॉन पैरेलल सरफेस है, these are two non parallel surface जिनसे लाइट का हो रहा है रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्रैक्शन दो नॉन पैरेलल सरफेस से हो रहा है, तो बस ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं प्रिज्म सिस्टम। मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूँ डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ मैं। तो मेरे पास दो नॉन पैरेलल सरफेस है, और मान लीजिए इसमें से एक सरफेस पर लाइट हो रही थी इंसिडेंट, और वो लाइट में फिर अंदर रिफ्रैक्ट होकर जाती है, तो दूसरी सरफेस से फिर रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती है। दूसरी सरफेस का नॉर्मल बना देते हैं अपन, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती है। तो जब भी लाइट रे का दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है जो पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं प्रिज्म सिस्टम, जहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन दो नॉन पैरेलल सरफेस से होता है। ठीक है, प्रिज्म में बस दो नॉन पैरेलल सरफेस होना चाहिए। इन सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल, ये एंगल कहलाता है प्रिज्म एंगल, या कई बार इसे रिफ्रैक्शन का एंगल भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल दिया जाता है कई बार। ठीक है, जो लाइट आती है उसे इंसिडेंट लाइट कहा जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया R1, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया R2, और ये जो लाइट रे बाहर निकलती है इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, और जो इसका इमर्जेंट रे का एंगल होता है नॉर्मल, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब अगर आप बहुत बेसिक बेसिक चीजें देखिए यहाँ पे, ये एंगल R1 था, तो लाइट का जो सरफेस एंगल होगा वो 90 माइनस R1 होना चाहिए। इधर वाला एंगल 90 माइनस R2 होना चाहिए। अगर ये R1 तो ये 90 माइनस R1, या R2 तो 90 माइनस R2 होना चाहिए, है ना। लाइट रे का नॉर्मल से एंगल अगर R1 है तो सरफेस से 90 माइनस R1 होना चाहिए, है ना। नॉर्मल और सरफेस में 90 का एंगल होता है, ये R1 तो बचा हुआ 90 माइनस R1, ये R2 तो बचा हुआ 90 माइनस R2। इन दोनों का इस प्रिज्म एंगल का सम, ये तो ट्रायंगल बन गया, तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 शुड बी इक्वल टू 5। इसे आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मिल जाएगा A इक्वल टू R1 प्लस R2। A इक्वल टू R1 प्लस R2 बहुत ही स्टैंडर्ड अपनी इक्वेशन है जिसको अपन कई बार यूज करेंगे। A इक्वल टू R1 प्लस R2 तो काम की इक्वेशन है जिसे हम कई बार यूज करेंगे, याद रखना है ना। उसके बाद एक और इक्वेशन आप देखो डिराइव करेंगे। लाइट पे अगर सीधी सीधी जाती, सीधी सीधी जाती तो कुछ इस तरह से जलती, पर जब इमर्ट बाहर निकलती है वो इससे कुछ एंगल पे निकल रही है, तो लाइट का यहाँ पे कुछ हो गया डिविएशन, कुछ एंगल से लाइट बेंड होगी, इसे बोल देंगे एंगल ऑफ डिविएशन। कितने एंगल से लाइट घूम रही है उसे बोल देंगे एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन कितना होता है, चलो इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं। अगर हम देखें नॉर्मल और जो इंसिडेंट लाइट है इनके बीच का एंगल इधर आई था, तो इधर भी टोटल एंगल आई होगा इनके बीच का, ये टोटल एंगल आई होना चाहिए था। ये था R1, तो अगर इतना हटा दो R1 हटा दो तो बचा हुआ एंगल होना चाहिए था I माइनस R1, बचा हुआ होना चाहिए I माइनस R2, I माइनस R1।
ये आ रहा है क्या समझ में? इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल का बीच का एंगल, टोटल एंगल क्या हमारे पास था R1, टोटल एंगल था I1 I, उसमें से R1 हटा दो तो बचा हुआ होना चाहिए I माइनस R1। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो इमर्जेंट लाइट है उसका और नॉर्मल के बीच का एंगल ई इधर, तो इधर भी तो ई होना चाहिए, यहाँ पर ये एंगल भी तो ई होना चाहिए था, और तीसरा एंगल R2 था, तो ई में से R2 हटा दो तो ये बचा हुआ ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस R2। देखिए बोर्ड पे अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। दीपिका तो बोल रही है उसे क्लियर है, वेरी गुड। तो अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें मेरे पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो लाइट रे इंसिडेंट लाइट को मैंने जो एक्सटेंड करा है वो वाला लाइन, और जो इमर्जेंट लाइट को एक्सटेंड करने से लाइन बनी है, इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों एंगल का सम डेल्टा होना चाहिए बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, इट शुड बी इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देते हैं आगे, तो डिविएशन एंगल इक्वल टू हो जाएगा I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2। ये R1 और R2 से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 A होता है, उसे A लिख दीजिए, तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, या फिर हमारे पास I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ये भी बहुत काम की इक्वेशन है। डिविएशन एंगल के लिए हमें एक इक्वेशन मिली है, अगर समझ में, डिविएशन एंगल के लिए एक इक्वेशन मिली है। डिविएशन एंगल के लिए एक इक्वेशन मिल रही है हमें, पर अब a इक्वल टू r प्लस r2, I प्लस e इक्वल टू a प्लस डेल्टा, ये दो इक्वेशन, और स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, बाहर a है और मान लेते हैं 1 है, तो यहाँ वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 into sin i इक्वल टू म्यू into sin r1, और 1 into sin e इक्वल टू म्यू into sin r। बस ये इक्वेशंस लगाकर हम जो भी क्वेश्चन है प्रिज्म का वो कर सकते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन ये चीज आपको आनी चाहिए प्रिज्म का क्वेश्चन करने के लिए, और वो जो बेसिक चीजें, तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो इससे हो जाएंगे, बाकी और एडवांस चीजें करेंगे अपन, बेसिक क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएंगे। तो ये क्या सब क्लियर है अपन को? तो एक पे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ इन सब इंफॉर्मेशन टू बेस। एक प्रिज्म दे दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको दे दिया √2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको दे दिया √2, इसका प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री, लाइट रे बाहर से इंसिडेंट हो रही थी 45 डिग्री के एंगल में, 45 डिग्री के एंगल में, ठीक है? कितने एंगल से डिविएट हो, फाइंड एंगल ऑफ डिविएशन, फाइंड डिविएशन। फिर लाइट रे का डिविएशन एंगल क्या आएगा बताइए? जितनी इंफॉर्मेशन हमने अभी पढ़ी है वो अच्छे से बस समझिए समझिए और अप्लाई करिए, बेसिक बेसिक चीजें आ जाएगा। डिविएशन एंगल बताना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, लाइट रे बाहर एयर से आ रही है, अंदर μ√2 दिया है, तो पहले स्नेल्स लॉ लगाओ, μ√2 दिया है, इंसिडेंट एंगल दिया है, तो R1 आ जाएगा, R1 आ गया तो R2 निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, R2 को यहाँ रखो तो E निकाल सकते हो, और I पता है E निकल गया, A तो पता ही है डेल्टा आ जाएगा, करो।
चलिए जल्दी से ट्राई बताइए आंसर। लोही का आंसर तो आया मेरे पास, देखते। नमन जी आपने एवरीवन को आंसर दिया ना, इसलिए थोड़ा सा वेट करो, बाकी बच्चों को भी कर लेने दो, आंसर निकाल लेने दो एक बार। सर 30। 30? यस सर। अच्छा मेरी आवाज आ रही प्रॉपरली? यस सर। अब थोड़ा सा चेंज हुआ क्या कुछ? बोलिए। क्या सर? हाँ अब थोड़े मेरे आवाज में चेंज हुआ, थोड़ा सा बेटर आ रहा है क्या साउंड अब? यस सर। ओके हाँ, वो माइक ही मैंने ऑन ही नहीं करा था तो अब कनेक्ट हुआ है। ठीक है सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर 30 डिग्री। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं 30 डिग्री, है ना? अभी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। आप अगर R1 को रख दोगे, R1 की वैल्यू निकालना है मुझे ना, इंसिडेंस 45 दिया है, 45 रखो म्यू रूट 2 दो तो R1 30 आएगा। R1 को 30 डालो, ये 60 है तो R2 भी 30 आएगा। R2 30 रखोगे, म्यू रूट 2 है तो फिर से E आ जाएगा मेरे पास 45, तो फिर ये 45 45 A 60, तो सॉल्व करके डेल्टा आ जाएगा 30 डिग्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो देखिए आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो एक और क्वेश्चन क्या पूछूं मैं आपसे। ये जो पीछे वाली सरफेस थी ना प्रिज्म की, उसे मैंने सिल्वर कर दिया और प्रिज्म का एंगल यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया। प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री दे दिया। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लाइट रे किस एंगल पे भेजूं जो इस सरफेस से टकराकर पाथ रिट्रेस करके बाहर आ जाए, इस सरफेस से टकराकर पाथ रिट्रेस करके बाहर आ जाए। फॉर व्हाट आई लाइट retraces its path। वो अपना पाथ बिल्कुल उल्टा चलने लगे, तो कितने एंगल से आना चाहिए उसे? करेक्ट। For what I light retraces its path। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर लाइट को पाथ रिट्रेस करना है तो उसे दूसरी सरफेस पे बिल्कुल 90 डिग्री पे टकराना चाहिए। सर साइन इनवर्स 3। चलो सॉल्व करते हैं, मुझे सॉल्व करता हूँ। सरफेस पे 90 डिग्री पे टकराना चाहिए, तो 90 डिग्री टकराने मतलब नॉर्मल से एंगल 0 हो जाएगा। R2 0, R2 0 हो गया तो R1 होना चाहिए 30 डिग्री। बस नेक्स्ट रो लगा देते, 1 into sin I इक्वल टू म्यू इनटू sin ऑफ 30, sin 30 हाफ हो गया हाफ, तो इधर आ गया 1, इसका मतलब I sin I 1, तो I कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब लाइट को यहाँ पे ग्रेजिंग ही आना चाहिए, लाइट सरफेस को ग्रेज करते हुए आएगी ना, फिर अंदर जाके सरफेस से टकरा के वापस आ जाएगी, तो इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री आ रहा है। आ रहा है समझ में? बोलिए, इज इट क्लियर? आया कि नहीं आया, रिप्लाई करिए। आ गया सर। क्या बाकी बच्चे भी आलसी मत बनो, रिप्लाई करो, आया नहीं आया? यस
एक तो ऑनलाइन में तुम्हारी ये दिक्कत रहती है कि तुम रिप्लाई नहीं करते हो, आलसीपना यहाँ ज्यादा दिखा देते हो, फिर आया तो हाँ, नहीं आया तो ना, है ना। तो चलो एक बच्चे, दो बच्चों का रिप्लाई आ गया, एक तो अभी बोला और दीपशिका का आ गया। चलो अब कर रहे हैं बाकी बच्चे रिप्लाई, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते फिर अपन। तो अपन ने कुछ थोड़े सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं प्रिज्म के वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। प्रिज्म में कई बार ऐसा भी होता है कि लाइट रेज सेकंड सरफेस से बाहर ही नहीं निकले। लाइट यहाँ से आए, सेकंड सरफेस पे टकराए, यहाँ उसका टीआईआर हो जाए, यहाँ टीआईआर हो जाए। ऐसा भी होता है लाइट का कि R2 एंगल जो है वो क्रिटिकल से बड़ा हो जाए। क्या कंडीशन होना चाहिए कि लाइट का टीआईआर हो जाए? अब ये देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कंडीशन निकाल रहा हूँ कि कभी नहीं निकले। तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी, लाइट रे बाहर ही नहीं निकल रही है तो अपन बोलेंगे इमरजेंसी नहीं हुआ, है ना। इस प्रिज्म का लाइट अंदर टकराए तो सही, अंदर आए पर अंदर से कुछ बाहर ना निकले, तो इसकी कंडीशन क्या होना चाहिए? नमस्ते। ऐसा कुछ होना चाहिए कि यहाँ पे टीआईआर हो जाना चाहिए, सेकंड सरफेस पे टीआईआर होना चाहिए। अब पूरा अपन मेहनत तो नहीं करेंगे पूरा डिराइव करने की, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जब स्टार्ट करेंगे R2 जो होना चाहिए वो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पे टीआईआर करवाना है आपको तो R2 एंगल क्रिटिकल से बड़ा कर देंगे आप। R2 क्रिटिकल से बड़ा तो A माइनस R1 क्रिटिकल से छोटा, या फिर R1 को लिख देंगे लेस, R1 उधर गया, C उधर आया, तो R1 बड़ा होना चाहिए A माइनस C से। R1 A माइनस C से बड़ा तो R1 की सबसे छोटी वैल्यू भी A माइनस C से बड़ी होनी चाहिए। भाई कोई R1 जो है वो तो वेरिएबल एंगल है, R1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू भी A माइनस C से बड़ी हुई तो हमेशा A माइनस C से बड़ा हो जाएगा। अब इंसिडेंट जो रिफ्रैक्शन का एंगल है सबसे छोटा क्या हो सकता है? जब I 0 हो तो R1 मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि 0 शुड बी ग्रेटर देन A माइनस C और A लेस देन C, ये कंडीशन आ जाती है। लाइट रे मिरर जो प्रिज्म की सेकंड सरफेस से कभी निकले ही नहीं, इसके लिए कंडीशन होती है A लेस देन C। जब प्रिज्म का एंगल क्रिटिकल एंगल से भी छोटा होगा तो लाइट रे सेकंड सरफेस से बाहर ही इमर्ज नहीं होगी, हमेशा टीआईआर हो जाता है। दिस इज क्लियर? कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी, क्या ये सही है? सर और सेकंड स्टेप में वो इक्वलिटी का डिफरेंस, इक्वलिटी गलत है ना? हाँ वही वही मुझे बोल रहा था आंसर ही गलत आ रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। A माइनस R1 लेस देन C दिया, R1 कहाँ ले जाएंगे, C यहाँ लाएंगे, तो A माइनस C, C इधर आया, R1 इधर गया, R1 मान गया तो R1 ग्रेटर देन A माइनस C, ऐसे लिखेंगे ना, R1 ग्रेटर देन A माइनस C। सर A माइनस R1 ग्रेटर देन C होना चाहिए ना, लेस देन की जगह। यहाँ पर ही मैंने गलत कर दिया, ओके ये गलत हो गया तो फिर ये पूरा ही गलत हो गया। मुझे तो क्या है कि आंसर उल्टा क्यों आ रहा है, आंसर उल्टा आ गया था एक्चुअली, ठीक है। R1 लेस देन A माइनस C, ये कंडीशन आ रही है हमारे पास, R1 लेस देन A माइनस C, तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू भी A माइनस C से छोटी करेंगे आप, R1 की मैक्सिमम वैल्यू भी A माइनस C से छोटी करेंगे। और R1 की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम होगा 90, R1 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5 क्रिटिकल एंगल के बराबर, ठीक है। R1 की मैक्सिमम वैल्यू 3 रख दो तो यहाँ पे आएगा A ग्रेटर देन 2। हाँ वही तो पूछी था कि आंसर गलत क्यों आ रहा है, A ग्रेटर देन 2। लाइट कभी बाहर नहीं निकले ऐसी कंडीशन होती है A ग्रेटर देन 2 से, कभी नहीं निकलती फिर सेकंड सरफेस से हमेशा ही रिफ्रैक्शन हो जाता है, हमेशा टीआईआर हो जाता है। तो जब प्रिज्म का एंगल बहुत बड़ा हो, क्रिटिकल के डबल से भी बड़ा हो, तो लाइट कभी बाहर नहीं आती। अच्छा इसको प्रिज्म एंगल को सी को आप म्यू के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो A/2 ग्रेटर देन C और C हो गया sin इनवर्स 1/μ, दोनों तरफ साइन ले लो, sin A/2 ग्रेटर देन 1/μ, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन
होते के बैठ, ये क्वेश्चन आ जाएगी। न्यूट्रल कंडीशन भी लिख सकते हैं, लाइट कभी बाहर नहीं निकले इसके लिए न्यूट्रल कंडीशन। फिर कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस निकालिए अपन ने। ऐसे कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमरजेंस निकालेंगे, ऑलवेज इमरजेंस। तो वो मैंने जो अभी निकाल दी थी गलती से, वो ऑलवेज इमरजेंसी कंडीशन हो गई क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया था वहां पे, है ना। तो कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमरजेंस, लाइट हमेशा निकले, उसी कंडीशन आप लेके चलेंगे कि R2 लेस देन C होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करके अभी निकाला था ना कि A लेस देन C आ रहा था। तो A जब C से छोटा हो तो लाइट हमेशा बाहर निकलती है, और A जब उसी से बड़ा हो तो कभी बाहर नहीं निकलती। इनके बीच की सिचुएशन से बीच क्या जब A C से बड़ा हो बट उसी से छोटा हो तो इंसिडेंस एंगल पे कंडीशन आ जाती है। This implies that for emergence इंसिडेंस एंगल पे कंडीशन होती है, इंसिडेंस एंगल बड़ा होना चाहिए वैल्यू आई नॉट से, जो सॉल्व करने पे आती है sin इनवर्स म्यू sin a माइनस। इमरजेंस होने के लिए इसको इक्वल भी ले सकते हैं अपन। इमरजेंस होने के लिए जो कंडीशन आ जाती है कि आई बड़ा होना चाहिए आई नॉट से, तो तीन कंडीशन बनती है प्रिज्म के यहाँ पर। प्रिज्म पे पहली सरफेस पे लाइट आए, दूसरी से बाहर ना निकले, कभी नहीं निकले, इसकी कंडीशन होती है कि प्रिज्म का एंगल 360 से बड़ा होना चाहिए, और तो म्यू के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर प्रिज्म से दूसरी सरफेस से लाइट हमेशा बाहर निकले, उसकी कंडीशन होती है कि ए सी से छोटा होना चाहिए। ये कैसे आया वो मैंने थोड़ी देर पहले गलती से जो कर दिया था वो करा हुआ था, वहां पे ए लेटेंसी आ गया था वहां पे। फिर इनके बीच में जब ये होता है ना तो फिर इंसिडेंस एंगल पर कंडीशन आती है। इंसिडेंस एंगल पर कंडीशन क्या आती है कि इंसिडेंस एंगल एक लिमिटिंग एंगल से बड़ा होना चाहिए, इंसिडेंस एंगल एक लिमिटिंग एंगल आई नॉट से बड़ा होना चाहिए, और आई नॉट के जब इसको इक्वल करेंगे तो क्रिटिकल एंगल पे लाइट टकराती सेकंड सरफेस पे और ग्रेज करते हुए बाहर निकलती है। आई नॉट एंगल क्या होता है, ग्रेजिंग ही बाहर निकलना। जब लाइट आई नॉट एंगल पे इंसिडेंट होती है, जब यहाँ पर आई नॉट एंगल पे इंसिडेंट होती है तो सेकंड सरफेस से ग्रेज करते हुए बाहर निकलती है। ये 90 डिग्री हो जाता है। याद रखिए कि I प्लस ई ए प्लस डेल्टा होता है, तो यहाँ पे मैंने आई ई की मैक्सिमम वैल्यू ली है, इमरजेंस मैक्सिमम लिया है। आई की भी कोई छोटी वैल्यू नहीं आती, वो इमरजेंस को मैक्सिमम लिया है, ये मैक्सिमम लिया है तो डिविएशन मैक्सिमम आता है। इस सिचुएशन का डिविएशन मैक्सिमम भी आता है, ठीक है। जब ये ग्रेजिंग इमरजेंसी कंडीशन होती है इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, तो डिविएशन भी मैक्सिमम आता है। कितना आएगा डिविएशन मैक्सिमम वैल्यू, वो आएगी आई प्लस ई माइनस ए। आई क्या रखा है हमने आई नॉट, ई क्या हुआ है यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस ए, ये आता है मैक्सिमम डिविएशन। तो इसमें से मैक्सिमम किस एंगल से लाइट डिविएट हो सकती है वो आ गया हमारे पास। बोलो समझ में आ रही है? देख लीजिए सभी बच्चे अच्छे से। तो ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। जब ए सी से बड़ा हो, ए सी से बड़ा हो तब लिमिटिंग एंगल, वो लिमिटिंग एंगल जिस पे लाइट आने से बाहर निकल पाती है वो जस्ट बाहर निकलती है, वो सरफेस को ग्रेज करके बाहर निकलती है। एट इंसिडेंस का मिनिमम एंगल वो होता है आई नॉट, और उस पर लाइट का सरफेस को ग्रेज करके बाहर निकलती है। तो ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब होता है प्रिज्म की सेकंड सरफेस से लाइट जस्ट सरफेस को टच करते हुए बाहर निकले, इस तरह से बाहर निकले। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो जाए, यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा तो ये एंगल को सी रखना पड़ता है, ये वाला हो जाता है ए माइनस सी, और स्नेल्स लॉ लगा दो, ये ए माइनस सी है तो आई नॉट ढूंढ सकते हो स्नेल्स लॉ से, वो आई नॉट आ जाता है ये साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस सी। बेसिकली स्नेल्स लॉ लगा हुआ है, आप देखो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए माइनस सी लिखा है, स्नेल्स लॉ लगाया हुआ है। ये आसान भी याद रखना, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगा के मैंने इंसिडेंस एंगल निकाला है। इट इज क्लियर? और
ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन जो होती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम डिविएशन मिलता है मुझे, लाइट का डिविएशन मैक्सिमम आता है। तो मिनिमम डिविएशन पे क्वेश्चन तो आते ही है, मैक्सिमम डिविएशन पे अगर आ जाए तो वो इस कंडीशन में आता है। तो ये क्या तीनों कंडीशन क्लियर? कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, लाइट ग्रेड में से कभी बाहर नहीं निकले, ऐसी कंडीशन ए ग्रेटर देन 2c। कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमरजेंस, लाइट हमेशा निकले बाहर, उसी कंडीशन ए लेस देन सी। फिर ए सी और 2c के बीच में होता है तो इंसिडेंस एंगल पे कंडीशन आती है। इंसिडेंस एंगल आई नॉट से बड़ा होता है तो लाइट बाहर निकलती है, आई नॉट से छोटा होता है तो लाइट बाहर नहीं निकलती। जब ये एंगल स्मॉल होता है तो R2 को बड़ा होना पड़ेगा, R2 बड़ा होना पड़ेगा तो C से बड़ा हो जाता है, C से बड़ा हो गया तो लाइट बाहर नहीं निकलती। इट इज क्लियर? क्या है सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? अभिषेक को तो क्लियर है, बाकी बच्चे को भी क्लियर, नवदीप को भी क्लियर। ओके वेरी गुड। तो प्रिज्मा में अपने तीनों जो स्टैंडर्ड कंडीशन पूछी जाती है वो देखिए। अब डिविएशन की और बातें करते हैं। तो नेक्स्ट चीज लिख सकते हो ग्राफ ऑफ डिविएशन। ग्राफ ऑफ डिविएशन प्रिज्मा में हम इंसिडेंस एंगल को बदले तो डिविएशन भी बदलता है, तो डिविएशन का अपन ग्राफ बनाए, ग्राफ ऑफ डिविएशन। ग्राफ कैसे मैं बना रहा हूँ, उसके पीछे का जो एक्सप्रेशन आता है ग्राफ का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमसे कोई पूछता भी नहीं, इसलिए हम तो डायरेक्ट ग्राफ को याद रखेंगे। जब मैं इंसिडेंस एंगल को चेंज करता हूँ तो डिविएशन एंगल भी चेंज होता है और ग्राफ ऑफ डिविएशन एंगल इज समथिंग लाइक इस तरह का आता है। जब इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री का होता है, जब इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री का होता है तो मुझे मैक्सिमम डिविएशन मिलता है, मुझे मैक्सिमम डिविएशन मिलता है। जब इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री का होता है तो मुझे मैक्सिमम डिविएशन मिलता है और बीच में कहीं पर एक बार एक पॉइंट पे मुझे मिनिमम डिविएशन मिलता है, मिनिमम डिविएशन मिलता है। ग्राफ में पैराबोला जैसा नेचर है तो एक ही डिविएशन दो दो इंसिडेंस एंगल पे मुझे मिल सकते हैं, सेम डिविएशन दो दो इंसिडेंस एंगल पे मिल सकते हैं। रीजन इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऐसा हो रहा है। अगर प्रिज्म में मान लीजिए किसी एंगल आई पे लाइट आ रही थी और ई पे निकल रही थी, किसी एंगल आई पे लाइट आ रही थी और ई पे निकल रही थी, इसका मतलब ये भी होगा कि ई पे लाइट जो आएगी वो आई एंगल पे बाहर जाएगी, ई पे आने वाली लाइट आई एंगल पे बाहर जाएगी, है ना, और डिविएशन तो सेम ही मिलेगा। तो लाइट इधर आ रही है इधर जा रही है या इधर से आ रही है इधर जा रही है, बेंड तो सेम एंगल से होगी ना, तो डिविएशन सेम मिलता है फॉर टू इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल की वैल्यू चाहे आई रखो चाहे ई रखो सेम डिविएशन मिलता है। इसलिए ग्राफ में सिमेट्री, ग्राफ में ऐसा मुझे नेचर दिख रहा है कि सेम डिविएशन मिलने के लिए दोनों इंसिडेंस एंगल मिलेंगे। यहाँ इंसिडेंस एंगल आई था, इमर्जेंस ई था, तो यहाँ इंसिडेंस ई होगा, इमर्जेंस आई होगा, तो मुझे सेम डिविएशन मिलेगा। ठीक है, सेम डिविएशन फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड ई। अगर लाइट आई पे आ रही है ई पे निकल रही है तो ई पे आने वाली लाइट आई पे निकलेगी और डिविएशन सेम मिलेगा। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन में बोल दिया सेम डिविएशन मिल रहा है 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, इसका मतलब 30 और 60 आई और ई है, एक इंसिडेंस एंगल है एक इमर्जेंस एंगल है। बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इस मिनिमम डिविएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। एट द टाइम ऑफ मिनिमम डिविएशन, जब मिनिमम डिविएशन है तो ग्राफ में एक ही पॉइंट ऐसा है जहां मिनिमम डिविएशन है, एक ही पॉइंट ऐसा है जहां मिनिमम डिविएशन है, तो पॉइंट एक ही है, इसलिए आई और ई इक्वल होना चाहिए। अगर अनइक्वल हुए, आई और ई की वैल्यू अलग अलग हुई तो दो दो पॉइंट दिखेंगे मुझे मिनिमम डिविएशन वाले।
पर ग्राफ में तो एक ही पॉइंट है। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ मिनिमम डिवीजन आई और ई इक्वल होते हैं। एट द टाइम ऑफ मिनिमम डिवीजन आई एंड ई इक्वल होते हैं। एट द टाइम ऑफ मिनिमम डिवीजन आई एंड ई इक्वल होते हैं। एट डेल्टा मीन जब मिनिमम डिवीजन दिखता है हमें तो आई और ई इक्वल हो जाता है। आई इक्वल टू 0। आई और ई इक्वल होते हैं तो R1 और R2 के बराबर होंगे स्नेल्स लॉ से। R1 और R2 के बराबर होते हैं, पर R1 R2 का सम तो A होता है, तो दोनों की वैल्यू A/2 होनी चाहिए। अब दोनों अगर A/2 है तो I और E भी निकाल सकते हो ना स्नेल्स लॉ से। sin I बोलता म्यू sin R1 A/2 है। तो I फॉर मिनिमम डिविएशन आई एम लिख दिया उसको, वो आ गया मेरे पास। मिनिमम डिविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल क्या होना चाहिए? sin इनवर्स म्यू sin A/2। तो आपसे पूछे कि कितना इंसिडेंस एंगल होना चाहिए मिनिमम डिविएशन के लिए, तो वो निकल गया आपके पास sin इनवर्स म्यू sin A/2। ठीक है, इसे याद करो। I प्लस ई ए प्लस डेल्टा होता है। तो एट मिनिमम डिविएशन मैं लिख सकता हूँ 2i, क्योंकि a प्लस डेल्टा में, क्योंकि जब मिनिमम डिविएशन हो रहा है तो आई और इक्वल है, तो 2i इक्वल टू a प्लस डेल्टा में, है ना। तो जो इंसिडेंस एंगल है वो होना चाहिए a प्लस डेल्टा मीन बाय 2। हम इंसिडेंस एंगल डेल्टा मीन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और इंसिडेंस एंगल मिनिमम डिविएशन के लिए मैं म्यू के टर्म में भी लिख सकता हूं। तो जरा वहां से लिखूं तो sin i और मिनिमम डिविएशन क्या होना चाहिए? म्यू sin A/2। तो यही इंसिडेंस एंगल i प्लस डेल्टा मीन बाय 2 था, तो ये यहां रख देता हूं, तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। म्यू आ जाएगा मेरे पास sin ऑफ a प्लस डेल्टा मीन बाय 2 अपॉन sin A/2। sin ऑफ a प्लस डेल्टा मीन बाय 2 अपॉन sin A/2। मिनिमम डिविएशन के लिए, मिनिमम डिविएशन की कंडीशन के लिए मुझे पता था कि इंसिडेंस एंगल होता है a प्लस डेल्टा मीन बाय 2, r की वैल्यू होती है a/2, तो sin a बाय sin r म्यू होना चाहिए। तो म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मुझे मिनिमम डिविएशन दे दिया, तो बहुत सारे रिलेशन आ गए। मिनिमम डिविएशन पता है तो मैं म्यू निकाल सकता हूं, म्यू पता है तो आई निकाल सकता हूं, आई पता चल गया तो डेल्टा मीन भी निकाल सकता हूं, ये आई पता है तो कैसे निकालूंगा? 2i माइनस ए, 2i माइनस ए, डेल्टा मीन भी निकाल सकता हूं। तो बहुत सारे रिलेशन आ रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, उस हिसाब से दूसरी चीजें निकाल सकते हैं अपन। बोलो क्लियर हो रहा है सब? देखिए अच्छे से, क्या सारी चीजें आ रही समझ में? हाँ, तो अपन ने काफी सारे रिलेशन यहाँ पे पढ़े मिनिमम डिविएशन वगैरह के। अब इससे बेसिक क्वेश्चन वगैरह देखते हैं अपन। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। डेल्टा मीन इक्वल टू 30 डिग्री फॉर प्रिज्मा एंगल 60 डिग्री, फाइंड म्यू ऑफ प्रिज्मा। प्रिज्मा का म्यू बताइए। एक प्रिज्मा 30 डिग्री का डिविएशन क्रिएट कर रहा है जिसका एंगल 60 डिग्री था, प्रिज्मा का एंगल 60 डिग्री था, तो उस प्रिज्मा का म्यू क्या है बताइए। करिए ट्राई। उस प्रिज्मा का म्यू क्या है बताइए। उस प्रिज्मा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। वेरी गुड, 3 बच्चों के आंसर आ गए, गुड। म्यू का सीधा सीधा फॉर्मूला है
वो फॉर्मूले में ए और डेल्टा चाहिए आपको, दोनों ही दिया है तो लगा दो, बस हो गया। न्यू हो जाएगा साइन ऑफ ए, इसकी क्या है प्लस डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। साइन ए कितना दिया है 60 डिग्री। सॉल्व करो, ऊपर आ रहा है 60 प्लस 30 मतलब 90 बाय 2 45, साइन पड़ेगा 1 बाय रूट 2, नीचे साइन 30 इज 1 बाय 2, तो 2 बाय रूट 2 मतलब रूट 2, आंसर आ गया रूट 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर। और भी चीजें पूछ सकता हूं मैं, है ना। अगला क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, न्यू अपन दे देते हैं 2 और प्रिज्म का एंगल दे दिया मैंने आपको 45, नहीं प्रिज्म का एंगल मैंने दे दिया 90 डिग्री। फाइंड इंसिडेंस एंगल फॉर विच deviation will be minimum। आपको प्रिज्म में इंसिडेंस एंगल क्या होना चाहिए बताओ, जिससे कि डिविएशन मिनिमम मिले। मिनिमम डिविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल क्या होना चाहिए, करो। मिनिमम डिविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल क्या होना चाहिए बताइए। मिनिमम डिविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल क्या होना चाहिए बताइए। सॉल्व करते हैं। ये रहा फॉर्मूला, मिनिमम एंगल इंसिडेंस का एंगल जिससे डिविएशन मिनिमम हो, वो ये रिलेशन था अपने पास, बस लगा दो। तो साइन इनवर्स म्यू, म्यू दिया है 2 साइन ऑफ ए बाय 2, और ए बाय 2 साइन ए कितना दिया 90 डिग्री, इसका आधा 45, तो साइन इनवर्स आ जाएगा रूट 2। साइन इनवर्स रूट 2 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। क्यों हो रहा है नॉट पॉसिबल, आपने ध्यान ही नहीं दिया अच्छे से। म्यू इक्वल टू 2 दिया है मैंने, म्यू इक्वल टू 2 का क्रिटिकल एंगल क्या आएगा 30 डिग्री, म्यू इक्वल टू 2 मतलब क्रिटिकल एंगल आएगा 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री का क्रिटिकल है, उसके डबल से बड़ा नहीं कर सकते ए को, उसका डबल आएगा 60 और मैंने ए दिया 90, इसमें तो लाइट बाहर आएगी नहीं ना, ए क्योंकि 2c से भी बड़ा है, इज इवन ग्रेटर देन 2c, तो नो इमरजेंसी, यहाँ तो कभी लाइट बाहर ही नहीं आएगी। एक्चुअली यहाँ लाइट बाहर ही नहीं आ सकती कभी, इसलिए मिनिमम डिविएशन की बात ही नहीं हो सकती। आ रहा समझ में, क्योंकि यहाँ पर प्रिज्म का एंगल 2c से भी बड़ा है, तो 2c से बड़ा होने की वजह से लाइट कभी बाहर ही नहीं आ सकती, इमरजेंसी नहीं हो सकता यहाँ तो नो इमरजेंसी का कंडीशन है। क्लियर हो रहा है, बताइए सब। यस सर। चलिए वेरी गुड, है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं देखिए प्रिज्म में। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बैठता है हमारा स्मॉल एंगल प्रिज्म, और कंटिन्यू करते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म, जब प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है बहुत छोटा एरिया है, प्रिज्म का प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, तो ऐसे तो कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है, ऐसा कोई कुछ लिखा नहीं होता है स्टैंडर्ड लिमिट इसका,
बस छोटा होना चाहिए, मतलब जिसमें अपन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक अपन छोटा ले लेंगे, ठीक है। तो वेरी स्मॉल, किस ऑर्डर का, फ्यू डिग्री, फ्यू डिग्री, बहुत ही कम इसका एंगल है, फ्यू डिग्री, 2-3 डिग्री 4 डिग्री तक कुछ एंगल है। ऐसे केसेस में क्या होगा, मान लीजिए कि अपना जो स्टैंडर्ड डायग्राम था वैसे ही डायग्राम बना हुआ है, लाइट रे कुछ एंगल पे आ रही थी, रिफ्रैक्ट होकर कुछ एंगल पे बाहर निकल रही है ना। तो याद करिए R1 प्लस R2 ए होता है। अब क्योंकि ए बहुत छोटा है, ए इज स्मॉल, तो R1 R2 भी छोटे छोटे आएंगे, R1 R2 विल बी स्मॉल। ऐसा डायग्राम बना हुआ है तो ये कंडीशन होना चाहिए, R1 प्लस R2 विल बी स्मॉल। और R1 R2 से अपन साइन और साइन को रिलेट करते हैं ना, साइन इक्वल टू म्यू साइन R1 और साइन ई वो होता है म्यू साइन R2। अब R1 और R2 जब छोटे छोटे हैं तो I और E भी छोटे छोटे आएंगे, I and E are also small, I और E भी बहुत छोटे छोटे होंगे, I और E भी छोटे छोटे हैं, R1 और R2 भी छोटे छोटे हैं, तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अपन, हम लिख सकते हैं I इक्वल टू म्यू R1 और E इक्वल टू म्यू R2, है ना। साइन आई को I लिख दिया, साइन R को R लिख दिया, मैंने ये आ रहा समझ में, मैंने साइन आई को I लिख दिया और साइन R को R लिख दिया, क्योंकि छोटे छोटे एंगल है तो छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है। बट याद करो I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा होता है, I को लिख सकता हूँ म्यू R1, E को लिख सकता हूँ म्यू R2, वो हो गया A प्लस डेल्टा, यहाँ से म्यू कॉमन लो, R1 प्लस R2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा, और R1 प्लस R2 क्या होता है 8। यहाँ से डिविएशन एंगल लीजिए, देखो मुझे A इंटू म्यू माइनस 1, तो ये जो डिविएशन है देखो तो इंसिडेंस एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, लगभग कांस्टेंट। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म नियरली कांस्टेंट डिविएशन क्रिएट करता है, स्मॉल एंगल प्रिज्म नियरली कांस्टेंट डिविएशन क्रिएट करता है। कितना डिविएशन क्रिएट करता है, A इंटू म्यू माइनस 1। स्मॉल एंगल प्रिज्म नियरली कांस्टेंट डिविएशन क्रिएट करता है, अरे समझ में। बस अब स्मॉल एंगल प्रिज्म के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बस यही फॉर्मूला अधिकतर यूज होता है ना, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो डिविएशन कोई स्मॉल एंगल प्रिज्म का पूछे तो अब आप आसानी से फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है स्मॉल एंगल प्रिज्म का, एक स्मॉल एंगल प्रिज्म था और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था काफी दूर, इसकी डिस्टेंस प्रिज्म से बहुत ज्यादा है, ए एच लार्ज। इस ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ से देखा जा रहा है, वहां कहीं से देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे ऑफ कोर्स बेंड हो जाएगी बिकॉज़ प्रिज्म है बीच में। तो एक लाइट रे जो सीधी सीधी जा रही थी अब वो सीधी सीधी नहीं चल सकती, वो तो बेंड होके जाएगी। कितने एंगल से बेंड होती है, तो डिविएशन का एंगल तो आप जानते हैं a into mu minus 1 है ना। एक लाइट रे और कंसीडर कर लो, मान लो डेल्टा एंगल पे कोई लाइट रे आ रही थी, जो लाइट रे डेल्टा एंगल पे आएगी वो बेंड हो जाएगी और वो सीधी सीधी आगे दिखेगी, डेल्टा एंगल से बेंड हुई ना वो, तो बिल्कुल स्ट्रेट आगे दिखेगी। इन दोनों को पीछे ट्रेस करिए, जब इन लाइट रे को पीछे बढ़ाया जाता है, जब इन लाइट रे को पीछे बढ़ाया जाता है लगभग ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इसकी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही थी वो बेंड होकर इस तरह से जा रही है, तो उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं दिखने लगती है। यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट था पर हमें दूसरी तरफ से देखने पर उसकी इमेज दिखने लगती है। तो बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल एंगल प्रिज्म, जो हमने छोटे से एंगल का एक प्रिज्म लगा दिया था, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट नहीं दिखता हमको, उसकी इमेज दिखती है क्योंकि लाइट रे बेंड हो गई।
तो उसकी इमेज हमें दिखने लगती है कि थोड़ा शिफ्ट हो रही है ना, देखो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ। लोग पूछ लेते हैं शिफ्ट कितनी हुई बताओ, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये एंगल डेल्टा, तो ये भी डेल्टा होगा, वर्टिकल अपोजिट है, तो इसको आर्क लेंथ जैसा मान के, तो O की विकसित डिस्टेंस को आर्क लेंथ जैसा मान के ए डेल्टा लिखा जा सकता है, ए इनटू डेल्टा, आर्क लेंथ जैसा मान के, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस होगी तो उसको आर्क लेंथ जैसा ट्रीट कर सकते हैं। एंगल डेल्टा छोटा ही होता है, तो ए डेल्टा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए आपको डेल्टा बस रेडियन में लेना पड़ेगा। अगर आप डेल्टा को रेडियन में लिख देते हैं तो आप ये आपके पास शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रिज्म की वजह से ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्टेड दिखता है, कहाँ दिखता है वो अपन ने निकाल दिया। बताओ आ रहा है डायग्राम समझ में? देखिए अच्छे से। सर ये OI जितनी शिफ्ट हुई, हाँ OI मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ दिख रहा है, तो कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, उसी को शिफ्ट बोल दिया। तो ये जो डिस्टेंस है OI या IO वो निकाला हमने ए डेल्टा। ए क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रिज्म से डिस्टेंस ए, और डेल्टा डिविएशन का एंगल। डिविएशन एंगल रेडियन में डालना तो आपको शिफ्टिंग की डिस्टेंस मिल जाएगी। इमेज कितना शिफ्टेड दिखती है वो पता चल जाएगा। यस सबको क्लियर है?